हेलो गाइस, दिस इज मुकेश। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में जिसका नाम है फिजिक्स तड़का। तो देखो, आज हम डिस्कस करते हैं लेक्चर नंबर 6, पोलराइजेशन ऑफ ईएम वेव हम डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, पोलराइजेशन ऑफ ईएम वेव। तो हमने जो लास्ट क्लास थी उसमें हमने डिस्कस किया था डबल रिफ्लेक्शन। हम मेथड डिस्कस कर रहे थे, प्लेन पोलराइज लाइट हम कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, ये मेथड हम डिस्कस कर रहे थे। और हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था बाय डबल रिफ्रैक्शन हम कैसे प्लेन पोलराइज लाइट है प्रोड्यूस कर सकते हैं। और हमने कुछ इसमें डिस्कस किया था डबली रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल। ठीक है, डबली रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल के बारे में हमने डिस्कस किया था। उसके बाद हमने डिस्कस किया था यहाँ पे मेलस लॉ और निकोल प्रिज्म के बारे में भी हमने डिस्कस किया था। ठीक है, निकोल प्रिज्म को हम पोलराइजर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, एनालाइजर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। यदि लाइट को अनपोलराइज लाइट से प्लेन पोलराइज लाइट में कन्वर्ट करना है तो निकोल प्रिज्म एज ए पोलराइजर काम करेगा। और यदि हमें पोलराइज लाइट को, वेदर इट इज़ पोलराइज और नॉट, उसको हमें देखना है, एनालाइज करना है, तो हमें निकोल प्रिज्म को एज ए एनालाइजर भी हम यूज़ कर सकते हैं। ये सब चीज़ें हमने डिस्कस की थी। हमने मेलस लॉ भी डिस्कस किया था, I=I0/2 cos स्क्वायर थीटा। यहाँ पे जो थीटा था, इट इज़ द एंगल बिटवीन पोलराइजर एंड एनालाइजर। और I0 थी यहाँ पे, इस चीज़ को नोट करना, I0 थी यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ अनपोलराइज लाइट। ठीक है, I0 है यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ अनपोलराइज लाइट। ठीक है, इस पॉइंट को नोट करके रखना, इंटेंसिटी ऑफ अनपोलराइज लाइट। ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे टाइप ऑफ डबली रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल। डबली रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल है वो कितने टाइप का हो सकता है। ठीक है, टाइप ऑफ डबली रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल। जो हमारा डबली रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल है वो कितने टाइप का हो सकता है। देखो, ये बेसिकली दो टाइप का है हमारे पास। डबली रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल के दो टाइप है हमारे पास। फर्स्ट टाइप है हमारे पास यूनिएक्सियल और सेकंड टाइप है हमारे पास बाईएक्सियल। फर्स्ट टाइप है यूनिएक्सियल डबली रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल और सेकंड है बाईएक्सियल डबली रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, देखो हमने ऑप्टिक्स एक्सिस के बारे में डिस्कस किया था। कोई भी डबली रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल है, उसका एक ब्लंट कॉर्नर होगा। उस ब्लंट कॉर्नर से एक हम एक्सिस ड्रॉ करेंगे, एक इमेजिनरी एक्सिस ड्रॉ करेंगे। उस एक्सिस की सभी फेसेस से डिस्टेंस सेम होगी। ठीक है, उस एक्सिस को हम कहेंगे ऑप्टिक्स एक्सिस। और उस एक्सिस को कंटेन करते हुए एक प्लेन ड्रॉ करेंगे जो दोनों फेसेस को इंटरसेक्ट करेगा, उसे हम कहेंगे प्रिंसिपल प्लेन। इन सबको हमने डिस्कस किया था। तो उसके बेसिस पे ही डबली रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल को हम दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, यूनिएक्सियल और बाईएक्सियल। यूनिएक्सियल वो होगा जिसमें सिंगल ऑप्टिक एक्सिस होगी, एक ही ऑप्टिक एक्सिस होगी। और बाईएक्सियल वो होगा जिसमें टू ऑप्टिक एक्सिस होगी। और ज़्यादातर जो यूज़ किया जाता है वो सिंगल यूनिएक्सियल ही यूज़ करते हैं हम। ठीक है, बाईएक्सियल यूज़ नहीं करते हम। ठीक है, बाईएक्सियल को हमें डिटेल में नहीं जाना, हम यूनिएक्सियल के बारे में डिस्कस करेंगे जिसमें एक ऑप्टिक एक्सिस हो। ठीक है, जिसे हम कहेंगे सिंगल ऑप्टिक एक्सिस। ठीक है, एक ऑप्टिक एक्सिस हो। देखो क्या है यहाँ पे, डबली रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल, देयर आर टू टाइप ऑफ डबली रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल, यूनिएक्सियल एंड बाईएक्सियल। एंड यूनिएक्सियल क्रिस्टल इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। जो यूनिएक्सियल क्रिस्टल है उसको हम आगे फर्दर डिवाइड कर सकते हैं दो कैटेगरी में। एक है हमारे पास पॉजिटिव यूनिएक्सियल क्रिस्टल, पॉजिटिव यूनिएक्सियल क्रिस्टल, नोट करते रहना। एक है हमारे पास नेगेटिव यूनिएक्सियल क्रिस्टल। देर आर टू टाइप ऑफ यूनिएक्सियल क्रिस्टल, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब इनमें क्या डिफरेंस है पॉजिटिव और नेगेटिव में, ये डिस्कस करते हैं। देखो पॉजिटिव यूनिएक्सियल, देखो हमने ये भी डिस्कस किया था भाई, जो अनपोलराइज लाइट है व्हेन इट इज पास थ्रू ए डबली रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल, इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, ई रेज एंड ओ रेज। ठीक है, ये हमने डिस्कस किया था। ये हमारे पास कोई क्रिस्टल है, डबली रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल है, जब इससे ईएम वेव पास करेगी, एक अनपोलराइज लाइट पास करेगी, तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, एक हमारे पास ई रे होगी, एक ओ रे होगी। ठीक है, एक ई रे होगी, एक ओ रे होगी। अब इसी के बेसिस पे हम क्रिस्टल को डिवाइड कर सकते हैं दो पार्ट में, यूनिएक्सियल क्रिस्टल को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, पॉजिटिव यूनिएक्सियल क्रिस्टल और नेगेटिव यूनिएक्सियल क्रिस्टल।
पॉजिटिव यूनिएक्सियल क्रिस्टल वो होगा जिसमें क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेज, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेज इज ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑर्डिनरी रेज। पॉजिटिव यूनिएक्सियल क्रिस्टल वो होगा जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ई रेज के लिए उस मटेरियल का ज़्यादा होगा ओ रेज से, और नेगेटिव यूनिएक्सियल क्रिस्टल क्या होगा, जिसमें ओ रे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा ई रे से। ये बेसिक डिफरेंस है, ठीक है। पॉजिटिव यूनिएक्सियल क्रिस्टल का मतलब है यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेज इज ग्रेटर देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑर्डिनरी रेज, ठीक। और नेगेटिव यूनिएक्सियल क्रिस्टल का यहाँ पे मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑर्डिनरी रेज इज ऑलवेज ग्रेटर देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेज। ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है। तो हमें पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यदि पॉजिटिव यूनिएक्सियल क्रिस्टल की हम बात करें और हमें पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ई वेव का ज़्यादा है, तो हमें पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होने की वजह से ई वेव की जो वेलोसिटी है, ई वेव की जो वेलोसिटी है वो ओ वेव से कम होगी, क्योंकि हमें रिलेशन पता है ना, वेलोसिटी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या रिलेशन है। वेलोसिटी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में हमारे पास ये रिलेशन है, v इक्वल टू सी बाई म्यू। सी यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ सेम वेव इन वैक्यूम हो जाएगा, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और म्यू यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा, या u से लिख सकते हैं, ये u है यहाँ पे, n से भी लिखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, लेकिन यहाँ पे u यूज़ कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो v वेलोसिटी हमारे पास c बाय म्यू, यदि म्यू जो u जितना ज़्यादा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज़्यादा है, वेलोसिटी उतनी ही कम होगी उसकी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं ई वेव की जो वेलोसिटी है वो ओ वेव से कम होगी, ठीक है। तो ई वेव की जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ ई वेव, इसमें एक पॉइंट और नोट करना, ये जो मैक्सिमम होगी, ई वेव की जो वेलोसिटी है वो मैक्सिमम होगी परपेंडिकुलर टू द ऑप्टिक एक्सिस, परपेंडिकुलर टू द ऑप्टिक एक्सिस, ठीक है। ई वेव की जो वेलोसिटी है वो मैक्सिमम होगी परपेंडिकुलर टू द ऑप्टिक एक्सिस, और ये मिनिमम होगी, ई वेव की जो वेलोसिटी है वो मिनिमम होगी पैरेलल टू द ऑप्टिक एक्सिस, ऑप्टिक एक्सिस के पैरेलल है वो मिनिमम वेलोसिटी होगी। और जो मिनिमम वेलोसिटी है इट इज़ इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ओ वेव, इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ओ वेव अलोंग द ऑप्टिक एक्सिस। समझ आई बात? इसको मैं थोड़ा सा डायग्राम से तुम्हें समझा देता हूँ। देखो क्या है, ये हमारे पास क्रिस्टल है, ये इसकी ऑप्टिक एक्सिस है। अब मान लो ई वेव ट्रैवल करिए इस डायरेक्शन में, ई वेव इस डायरेक्शन में ट्रैवल करिए, तो ई वेव है ऑप्टिक एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। जब वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तो उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। अब मान लो ई वेव इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, ठीक है। देखो ई वेव इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है तो ओ वेव भी ऑब्वियसली इसी डायरेक्शन में होगी, ठीक है। जब ई वेव इस डायरेक्शन में, तो ओ वेव जब अनपोलराइज लाइट है उसमें दोनों वेव है, जब डबल रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल में वो पास करेगी तो ई वेव और ओ वेव की डायरेक्शन सेम होगी। बाद में हम उसको अलग अलग फिनोमिना से, निकोल प्रिज्म से ओ वेव ई वेव को अलग अलग डायरेक्शन में डेविएट कर सकते हैं, वो अलग मैटर है, ठीक है। लेकिन स्टार्टिंग में तो दोनों सेम ही डायरेक्शन में है ना। जब अनपोलराइज लाइट एंटर कर रही है किसी क्रिस्टल के अंदर, स्टार्टिंग जो उनकी वेलोसिटी है वो सेम डायरेक्शन में। तो ई वेव जब ऑप्टिक एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एंटर कर रही है तो उस केस में ई वेव की वेलोसिटी है वो मैक्सिमम होगी और ओ वेव की वेलोसिटी काफ़ी कम होगी। अब जब हमारी अनपोलराइज लाइट या ई वेव ओ वेव वो ऑप्टिक एक्सिस के अलोंग, ये ऑप्टिक एक्सिस है हमारी, इसको कंसिडर कर लो, ये ऑप्टिक एक्सिस है, ऑप्टिक एक्सिस के अलोंग मूव कर रही है, तो इस केस में ई वेव की वेलोसिटी मिनिमम होगी। और जो मिनिमम वेलोसिटी वो किसके इक्वल होगी, इट इज़ इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ ओ वेव अलोंग ऑप्टिक एक्सिस। इस डायरेक्शन में ओ वेव भी मूव करेगी, ओ वेव भी इसी डायरेक्शन में मूव करेगी। इसकी जो वेलोसिटी है और ई वेव की जो वेलोसिटी है सेम होगी अलोंग द ऑप्टिक एक्सिस। ये कहने का मतलब ये है कि वेलोसिटी ऑफ, लिख देता हूँ मैं, वेलोसिटी ऑफ ई वेव एंड O wave will be same along optic axis। ऑप्टिक एक्सिस के अलोंग ई वेव और ओ वेव की जो वेलोसिटी है वो सेम होगी, और ऑप्टिक एक्सिस के परपेंडिकुलर वेलोसिटी में डिफरेंस होगा और ई वेव की वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, ठीक है। सिमिलरली हम कह सकते हैं जो पॉजिटिव हमारे पास यूनिएक्सियल क्रिस्टल है, इसमें ई वेव की वेलोसिटी ओ वेव से कम है और ई वेव की वेलोसिटी ओ वेव से कम
किस डायरेक्शन में होगी, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। ठीक है, देखो जब दोनों वेव एक ही ऑप्टिक एक्सिस के अलोंग ट्रैवल कर रही है तब तो दोनों की वेलोसिटी सेम रहने वाली है। ठीक है, देखो इस जब हम नेगेटिव यूनिएक्सियल क्रिस्टल की बात कर रहे थे तब ई वेव की वेलोसिटी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ऑप्टिक एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैक्सिमम थी। ठीक है, ई वेव की वेलोसिटी ऑप्टिक एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैक्सिमम थी। जब हम पॉजिटिव यूनिएक्सियल क्रिस्टल की बात करेंगे तो ई वेव की वेलोसिटी ऑप्टिक एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मिनिमम होगी। ठीक है, पॉजिटिव क्रिस्टल में, पॉजिटिव यूनिएक्सियल क्रिस्टल की जब हम बात करें तो ये हमारी ऑप्टिक एक्सिस है, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ई जो वेव है, ई वेव है, इसकी जो वेलोसिटी है वो मिनिमम होगी। और इसके अलोंग डायरेक्शन में जब हम ट्रैवल करें तो इसकी वेलोसिटी, ई वेव की जो वेलोसिटी है वो ओ वेव के इक्वल होगी। ठीक है, बात समझ आई पॉजिटिव क्रिस्टल में। और नेगेटिव क्रिस्टल में ई वेव की वेलोसिटी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ऑप्टिक एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैक्सिमम होगी और अलोंग दी ऑप्टिक एक्सिस दोनों, देखो ये चीज़ याद रख लो, अलोंग दी ऑप्टिक एक्सिस दोनों की वेलोसिटी सेम होगी। अब यदि वो नेगेटिव क्रिस्टल है तो ई वेव की वेलोसिटी परपेंडिकुलर डायरेक्शन मैक्सिमम होगी, यदि वो पॉजिटिव क्रिस्टल है तो ई वेव की वेलोसिटी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मिनिमम होगी। बस ये तुम्हें समरी याद रखनी है। ठीक है, एक बार और रिपीट करूँ क्या यार, नहीं कंफ्यूजिंग है तो क्या है, ये ऑप्टिक एक्सिस है हमारी, ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ, ये ऑप्टिक एक्सिस है, ये ऑप्टिक एक्सिस। अब ऑप्टिक एक्सिस के अलोंग ई वेव और ओ वेव दोनों की जो वेलोसिटी है वो सेम होगी। ऑप्टिक एक्सिस के अलोंग ई वेव और ओ वेव की वेलोसिटी सेम होगी। अब यदि ये पॉजिटिव क्रिस्टल है, यदि ये पॉजिटिव क्रिस्टल है और हम परपेंडिकुलर डायरेक्शन की बात करें, ऑप्टिक एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन की बात करें तो वेलोसिटी ऑफ ई वेव इज लेस देन वेलोसिटी ऑफ ओ वेव, मतलब वेलोसिटी ऑफ ई वेव मिनिमम होगी। और हम यदि नेगेटिव ऑप्टिक क्रिस्टल की बात करें, नेगेटिव यूनिएक्सियल क्रिस्टल की बात करें, नेगेटिव के केस में वेलोसिटी ऑफ ई वेव इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ ओ वेव और ये मैक्सिमम वेलोसिटी होगी ई वेव की। ठीक है, बात समझ में आई, इसको नोट कर लो, एक बार खुद थोड़ा सा और पढ़ना, रीड करना इस चीज़ को तो तुम्हें क्लियर हो जाएगा। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन यूनिएक्सियल क्रिस्टल एंड बाईएक्सियल क्रिस्टल। ठीक है, थोड़ा सा याद रखना, बहुत कम चांस है यहाँ से क्वेश्चन बनने की, लेकिन तुम्हें थोड़ा सा नॉलेज होनी चाहिए इस चीज़ की। ठीक है, इस चीज़ की नॉलेज होगी कि बाई चांस कोई थियोरटिकल किसी एग्ज़ाम में, कोई भी एग्ज़ाम से, नेट का एग्ज़ाम में नहीं आए, लेकिन जो भी तुम असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह के एग्ज़ाम दो या कोई भी जहाँ पे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, थियोरटिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहाँ के लिए तुम्हारे लिए यूज़फुल होगा ये चीज़ें, क्योंकि वहाँ डायरेक्ट पूछ लेते हैं अलोंग द ऑप्टिक एक्सिस व्हाट इज़ द वेलोसिटी ऑफ ई वेव एंड ई वेव, व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन द वेलोसिटी ऑफ ओ वेव एंड ई वेव, डायरेक्ट पूछ लेते हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, इसलिए मैंने ये तुम्हें लिखवाया है यहाँ पे। अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं हाफ वेव प्लेट एंड क्वार्टर वेव प्लेट। ठीक है, एक्शन ऑफ हाफ वेव प्लेट एंड क्वार्टर वेव प्लेट ऑन प्लेन पोलराइज्ड लाइट, एक्शन ऑफ हाफ वेव प्लेट। अभी इसको ये भी डिस्कस करेंगे ये होते क्या हाफ वेव प्लेट एंड क्वार्टर वेव प्लेट। हाफ वेव प्लेट एंड क्वार्टर वेव प्लेट, एक्शन ऑफ हाफ वेव प्लेट एंड क्वार्टर वेव प्लेट ऑन प्लेन पोलराइज्ड लाइट। प्लेन पोलराइज्ड लाइट है हमारे पास, उसको जब हम हाफ वेव प्लेट और क्वार्टर वेव प्लेट से पास करवाएंगे तो उस लाइट पे क्या इफेक्ट होगा। पहले तो हम ये समझते हैं हाफ वेव प्लेट और क्वार्टर वेव प्लेट है क्या। ठीक है, ये चीज़ तुम्हें साथ साथ में समझ आता जाएगा। देखो बेसिकली हाफ वेव प्लेट इसको HWP से लिख देते हैं हम, और क्वार्टर वेव प्लेट को QWP से लिख देते हैं हम। ठीक है, ये जो दोनों प्लेट है ये बेसिकली डबली रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल ही है हमारे पास, डबली रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल, डबली रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल ये हमारे पास दोनों, चाहे हाफ वेव प्लेट की बात कर लो चाहे क्वार्टर वेव प्लेट की बात कर लो। लेकिन क्या डिफरेंस है दोनों में, थिकनेस का डिफरेंस है। दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, थिकनेस का डिफरेंस है। बेसिक जो डिफरेंस है दोनों के अंदर वो क्या है, थिकनेस। इसकी थिकनेस का डिफरेंस है, इन दोनों प्लेट की थिकनेस क्या है। सारा खेल यहाँ पे थिकनेस का ही है। ठीक है, सारा खेल यहाँ पे थिकनेस का ही है, और क्यों थिकनेस का सारा खेल है वो तुम्हें आगे समझ में आएगा।
ठीक है, जैसे ही हम मैथमेटिकल थोड़ा सा डेरिवेशन करेंगे और थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे तो तुम्हें अपने आप समझ में आ जाएगा भाई पूरा का पूरा जो खेल है वो थिकनेस का क्यों है यहाँ पे। ठीक है, दोनों एक रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल है। जब ये इसमें प्लेन पोलराइज लाइट हम पास करवाएंगे, ठीक है, जब इसमें से हम प्लेन पोलराइज लाइट पास करवाएंगे तो हाफ वेव प्लेट क्या करेगा, पहले मैं तुम्हें बता देता हूँ हाफ वेव प्लेट क्या करेगी। हाफ वेव प्लेट का क्या काम है, मान लो ये हाफ वेव प्लेट है, इसको अभी समझेंगे यार हाफ वेव प्लेट का सही मतलब क्या है, आगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे समझ आता जाएगा तुम्हें, एक बार इसको सुनते रहो तुम ध्यान से। हाफ वेव प्लेट का काम क्या है, जैसे अनपोलराइज लाइट पास करवाएंगे इसमें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होगा। हाफ वेव प्लेट एक डबली रिफ्लेक्टिंग क्रिस्टल है, इसमें भी प्रिंसिपल प्लेन होंगे। ठीक है, जब प्लेन पोलराइज लाइट इससे पास करेगी, ठीक है, तब क्या होगा, इसकी जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की वो रोटेट हो जाएगी। मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड है पहले इस डायरेक्शन में अलाइन था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगी। तो हाफ वेव प्लेट क्या करती है, हाफ वेव प्लेट सिर्फ उसकी डायरेक्शन को चेंज कर देती है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर मान लो इस डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा था, तो हाफ वेव प्लेट से गुजरने के बाद वो एक पर्टिकुलर एंगल पे शिफ्ट हो जाएगा, एक उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, वाइब्रेशन की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। और कितना एंगल से चेंज होगी वो सब हम कैलकुलेट करेंगे कि हाफ वेव प्लेट है वो कितना एंगल है वो वाइब्रेशन को चेंज करेगा, किस टाइप से उसको रोटेट करेगा, वो कितने एंगल से वो रोटेट करेगा। तो हाफ वेव प्लेट का मेन जो काम है वो यही है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेशन की, मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन हो रहा है, ईएम वेव ट्रैवल करे इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेशन इस डायरेक्शन में, तो उसको रोटेट कर देगी, फिर वो इस डायरेक्शन में चलने लग जाएगा हाफ वेव प्लेट से निकलने के बाद। बस इतना ही काम है हाफ वेव प्लेट का। और क्वार्टर वेव प्लेट क्या करेगी, क्वार्टर वेव प्लेट क्या करेगी, जब इससे हम प्लेन पोलराइज लाइट है वो पास करवाएंगे क्वार्टर वेव प्लेट से, तो ये उस लाइट को ये या तो सर्कुलरली पोलराइज लाइट में कन्वर्ट कर देगी या उसको इलिप्टिकली पोलराइज लाइट में कन्वर्ट कर देगी। ठीक है, ये इसका बेसिक काम है। जब किसी प्लेन पोलराइज लाइट को हम क्वार्टर वेव प्लेट से पास करवाएंगे, इट विल कन्वर्ट दिस लाइट इनटू वेदर इट इज सर्कुलरली पोलराइज लाइट और इलिप्टिकली पोलराइज लाइट, दोनों में से किसी में भी कन्वर्ट कर देगी। और इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट काम ये है, इस क्वार्टर वेव प्लेट को हम यूज़ करते हैं एज ए डिटेक्शन, मतलब हमें पता लगाना है कि वेदर दिस लाइट इज सर्कुलरली पोलराइज लाइट, इलिप्टिकली पोलराइज लाइट, प्लेन पोलराइज लाइट। हम क्वार्टर वेव प्लेट का यूज़ करते हैं लाइट को डिटेक्ट करने में, डिटेक्शन में। ठीक है, लाइट को डिटेक्ट करने मतलब जो लाइट हमें मिल रही है वो प्लेन पोलराइज है, वो सर्कुलरली पोलराइज है, वो इलिप्टिकली पोलराइज लाइट है, इनका डिटेक्शन करना है हमें। आंख से तो हम देख नहीं सकते, अपनी आंखों से तो बता नहीं सकते ये प्लेन पोलराइज है, सर्कुलर पोलराइज है, इलिप्टिकली पोलराइज है, तो उनको हमें डिटेक्ट करना है वेदर इट इज सर्कुलर पोलराइज, इलिप्टिकल पोलराइज और प्लेन पोलराइज लाइट विल यूज द क्वार्टर वेव प्लेट। ठीक है, हम क्वार्टर वेव प्लेट का यूज़ करेंगे। तो क्वार्टर वेव प्लेट के ये तीन मोटे मोटे काम हैं, सर्कुलरली पोलराइज लाइट प्रोड्यूस करने में, इलिप्टिकली पोलराइज लाइट प्रोड्यूस करने में और डिटेक्शन करने में। हाफ वेव प्लेट का एक ही काम है, वो रोटेट कर देगा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को, डायरेक्शन को रोटेट कर, मतलब डायरेक्शन तो वही रहेगी जिस डायरेक्शन में ये वेव ट्रैवल करिए, लेकिन उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन है उसको वो चेंज कर देगा। ठीक है, और ये बेसिकली दोनों हैं वो डबली रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल है, इसमें भी प्रिंसिपल प्लेन होंगे। जब प्लेन पोलराइज लाइट को हम इंसिडेंट करवाएंगे तो उस प्लेन पोलराइज लाइट को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। देखो कैसे होगा यहाँ पे, इसको समझते हैं। थोड़ा सा ये बड़ा टॉपिक है, इसको अच्छे से शुरू से लेके आखिरी तक समझोगे तो लास्ट तक पहुँचते पहुँचते तुम्हारा हर एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा। हाफ वेव प्लेट का सही काम क्या है, क्वार्टर वेव प्लेट का थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, तुम्हें अच्छे से समझना पड़ेगा। ठीक है, स्टार्टिंग में सारी चीज़ें मैं एक साथ नहीं बता सकता, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे तुम एक्चुअल में, क्योंकि पोलराइजेशन टॉपिक में कुछ चीज़ें हैं वो मिक्स हो जाती है। ठीक है, कुछ चीज़ें क्लियर नहीं रह पाती, इसलिए एक एक पॉइंट को हम क्लियर करते हुए यहाँ पे चलेंगे। देखो क्या हो रहा है, देखो ये हमारे पास एक क्रिस्टल है, मैं इसको हाफ वेव प्लेट है या क्वार्टर वेव प्लेट नहीं कह रहा, ये हमारे पास एक सिंपल क्रिस्टल है, ये हमारे पास एक सिंपल क्रिस्टल है। इसका ये फ्रंट व्यू बना रहा हूँ मैं, ये इसका पीछे का सरफेस है। ठीक है, अब इसमें बहुत सारे, ये डबली रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल है, इसमें बहुत सारे प्रिंसिपल प्लेन होंगे, ये मैंने प्रिंसिपल प्लेन ड्रॉ कर दिए, बहुत सारे पैरेलल प्रिंसिपल प्लेन होंगे, ऑप्टिक एक्सिस के अलोंग हो गए, लेकिन हमने इसको ऐसे कंसिडर कर लिया। बस मान लो ये प्रिंसिपल प्लेन है, हमारे बहुत सारे प्रिंसिपल प्लेन है इस टाइप से।
ये भी प्रिंसिपल प्लेन है, ये भी प्रिंसिपल प्लेन है, ये पूरे प्रिंसिपल प्लेन है। और इसकी जो थिकनेस है, ये वाली जो थिकनेस, ये थिकनेस की बात कर रहे हैं, ये जो थिकनेस है वो टी है। ठीक है, ये हमारे पास डब्ल्यू रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल, इसकी थिकनेस टी है। एक सेकेंड, पेन चेंज करता हूँ मैं यहाँ पे। कौन सा लें यहाँ पे पेन। अब देखो क्या होगा, अब जब लाइट है इस पॉइंट पे इंसिडेंट होगी, यहाँ से आ रही है, सामने से आ रही है, सामने ये क्रिस्टल हमारा, सामने से लाइट आ रही है इस टाइप से, और इस पॉइंट पे इंसिडेंट हो रही है। मान लो ये जेड डायरेक्शन है, पीछे वाले डायरेक्शन, ये एक्स, ये हमारे पास एक्स डायरेक्शन है, ये हमारे पास वाई डायरेक्शन है, और जेड डायरेक्शन वो पीछे की तरफ है, पीछे की तरफ जिस थिकनेस के लॉन्ग, उसकी थिकनेस के लॉन्ग जेड डायरेक्शन है। तो जेड डायरेक्शन में ये वेव ट्रैवल कर रही है, और उसका जो फील्ड ऑफ वाइब्रेशन है वो एक्स वाई प्लेन में, मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेशन है उसका एक्स वाई प्लेन में। ठीक है, वो मतलब लाइट ऐसे ट्रैवल कर रही है। ठीक है, और एक सेकंड, उसका जो देखो ये लाइट ऐसे ट्रैवल कर रही है इस डायरेक्शन में, उसका फील्ड ऑफ वाइब्रेशन इस डायरेक्शन में ऐसे ट्रैवल कर रही है। ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, किसी भी, हमने एक पर्टिकुलर एंगल पे ले लिया, मान लो वो एक्स एक्सिस से, हम जनरल केस डिस्कस कर रहे हैं, मान लो वो एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, तो मतलब जब प्लेन पोलराइज लाइट इस क्रिस्टल से पास करेगी तो इसके बेसिकली दो कंपोनेंट होंगे। ठीक है, दो कंपोनेंट होंगे, एक तो होगा हमारे पास ई एक्स कंपोनेंट, एक होगा ई वाई कंपोनेंट। जो ई एक्स कंपोनेंट होगा, मान लो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, जो प्लेन पोलराइज लाइट है वो ट्रैवल कर रही है, जब वो डबली रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल से पास नहीं कर रही थी, उस केस में हमारे पास जो प्लेन पोलराइज लाइट थी वो थी साइन के जेड प्लस ओमेगा टी। ये हमारे पास लाइट थी साइन के जेड प्लस ओमेगा टी, जो इस पे इंसिडेंट हुई थी, E इक्वल टू ई नोट, और वो एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रही है। ये तो हमारा रेफरेंस सिस्टम है ना एक्स वाई, तो ये तो हमने रेफरेंस सिस्टम अपना ड्रॉ कर दिया एक्स वाई, तो वो एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रही थी, और वो माइनस जेड डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, क्योंकि दोनों प्लस है, के जेड प्लस ओमेगा टी, के जेड प्लस ओमेगा टी, ये मैंने बताया था, दोनों के साइन सेम है, के जेड का भी साइन सेम है, ओमेगा टी का भी साइन, दोनों पॉजिटिव है। इसका मतलब वो नेगेटिव जेड डायरेक्शन में ट्रैवल करेगी। ये पॉजिटिव जेड डायरेक्शन होगी, ये वाली पॉजिटिव जेड डायरेक्शन होगी, और पीछे वाली नेगेटिव जेड डायरेक्शन होगी, तो वो नेगेटिव जेड डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है। तो इसके दो कंपोनेंट होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के, एक ई एक्स कंपोनेंट होगा, एक ई वाई कंपोनेंट होगा। जो ई एक्स कंपोनेंट होगा वो क्या होगा हमारे पास, ई एक्स कंपोनेंट को हम ये लिख सकते हैं, ई नोट कोस थीटा साइन के जेड प्लस ओमेगा टी, ये लिख सकते हैं हम ई एक्स कंपोनेंट को, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का, और जेड कैप डायरेक्शन में, माइनस जेड कैप डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, और जो वाइब्रेशन है वो एक्स के अलोंग है, ये ई नोट कोस थीटा लिख दिया हमने। और वाई कंपोनेंट इसका लिखा है तो हम ये लिख सकते हैं ई नोट साइन थीटा साइन के जेड प्लस, इसको दो पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब देखो ये प्रिंसिपल प्लेन है, जो प्रिंसिपल प्लेन है वो एक्स डायरेक्शन के अलोंग है, और सभी पैरेलल है, ये सभी प्रिंसिपल प्लेन है वो एक्स डायरेक्शन के अलोंग है। तो मतलब जो ई एक्स कंपोनेंट है उसको हम एज ए, ई एक्स कंपोनेंट को एज ए हम ई वेव कंसिडर कर सकते हैं, ई वेव कंसिडर कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है ई वेव का जो ऑसिलेशन है वो प्रिंसिपल प्लेन के पैरेलल होगा। ई वेव का जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो ऑसिलेशन है वो प्रिंसिपल प्लेन के पैरेलल होगा, और ओ वेव का जो ऑसिलेशन है वो प्रिंसिपल प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो हमारे पास एक्स डायरेक्शन में प्रिंसिपल प्लेन है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एक्स कंपोनेंट होगा उसको हम ई वेव कंसिडर कर सकते हैं, और जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है प्रिंसिपल प्लेन के जो वाई कंपोनेंट होगा उसको हम ओ वेव कंसिडर कर सकते हैं। अब देखो क्या होगा, जब लाइट इंसिडेंट हुई, ठीक है, लाइट इंसिडेंट हुई, इसको ऐसे बना देता हूँ मैं, जब यहाँ से लाइट इंसिडेंट हुई दो कंपोनेंट में डिवाइड होगी, ई वेव एंड ओ वेव, एक परपेंडिकुलर एक पैरेलल कंपोनेंट। जब ये यहाँ से पास करेगी, क्रिस्टल से पास करेगी, अब ई वेव और ओ वेव के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है, ई वेव एंड ओ वेव के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है, ये हमने अभी डिस्कस किया था। मान लो ये नेगेटिव क्रिस्टल या पॉजिटिव क्रिस्टल कोई भी कंसिडर कर लो, तो दोनों के लिए यदि हम पॉजिटिव क्रिस्टल कंसिडर करेंगे तो ई वेव का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा, यदि हम नेगेटिव क्रिस्टल कंसिडर करेंगे तो ओ वेव का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा। ठीक है, मान लो ये नेगेटिव क्रिस्टल है, मान लो ये नेगेटिव क्रिस्टल है,
हमने एक पर्टिकुलर ले लिया, ये नेगेटिव क्रिस्टल है। तो ये नेगेटिव क्रिस्टल, अब क्या होगा, अब दोनों जो वेव है पहले तो साथ में थी, जब वो किसी क्रिस्टल से पास नहीं हो रही थी तो वो दोनों साथ में थी एकदम। अब जब वो किसी क्रिस्टल से पास हो रही है, अब दोनों की जो दोनों कंपोनेंट में डिवाइड होगी, एक एक्स कंपोनेंट एक वाई कंपोनेंट, एक एक्स कंपोनेंट एक वाई कंपोनेंट। तो क्या हुआ, दोनों की वेलोसिटी में फ़र्क आ जाएगा। जब वो क्रिस्टल से पास करेगी, दोनों की जो वेलोसिटी उनमें फ़र्क आ जाएगा। दोनों की वेलोसिटी, दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में फ़र्क होने की वजह से उनमें एक पाथ डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। एक्चुअल में दोनों टी थिकनेस ट्रैवल करेगी, एक्चुअल में दोनों थिकनेस कितनी, डिस्टेंस कितनी ट्रैवल करेगी, मीडियम जो हमने लिया है थिकनेस वो टी ली, एक्चुअल में दोनों टी थिकनेस ट्रैवल करेगी, लेकिन फिर भी उनके बीच में एक पार्ट डिफरेंस होगा जिसे हम कहेंगे ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस। वो क्यों आता है, क्योंकि वेलोसिटी चेंज है दोनों की, दोनों को अलग अलग टाइम लगेगा। ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस, ये यदि हम इसको थोड़ा सा डिटेलिंग में यदि तुम्हें देखना है, इस पे शायद मैंने वीडियो बनाई है, नहीं बनाई, ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। जब इंटरफेरेंस हम डिस्कस करेंगे ऑप्टिक्स में, या तुम इसको सर्च करना ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस को अच्छे से, ठीक है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस। इसमें क्या होता है, दोनों वेव देखो, दोनों वेव, ये टी थिकनेस है, दोनों वेव सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, लेकिन फिर भी दोनों में पार्ट डिफरेंस है। पार्ट डिफरेंस का मतलब पाथ में डिफरेंस, पार्ट डिफरेंस का क्या मतलब, पाथ में डिफरेंस। और पाथ में डिफरेंस, दोनों वेव है वो टी डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, फिर भी दोनों के पाथ में डिफरेंस है ड्यू टू डिफरेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में चेंज होने की वजह से, क्योंकि अलग अलग वेलोसिटी होगी, दोनों की वेलोसिटी अलग अलग होगी, ई वेव की वेलोसिटी अलग होगी, ओ वेव की वेलोसिटी अलग होगी, दोनों की वेलोसिटी अलग होने की वजह से दोनों को अलग अलग टाइम लगेगा सेम डिस्टेंस ट्रैवल करने में, तो एक पार्ट डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा जिसे हम कहेंगे ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस। और ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस का हमारा जो फॉर्मूला होगा वो होगा, मान लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ओ वेव का ज़्यादा है, ई वेव से नेगेटिव क्रिस्टल है, तो म्यू ओ माइनस यू ई इंटू टी, दिस इज द ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस। ठीक है, ये तुमने फॉर्मूला कहीं ना कहीं इंटरफेरेंस वगैरह में जब बीएससी की होगी तब पढ़ा भी होगा। काफ़ी लॉन्ग डिस्कशन हो सकता है ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस पे, काफ़ी डिटेलिंग में डिस्कशन हो सकता है, लेकिन वो हम जब करेंगे जब हम इंटरफेरेंस वगैरह पढ़ेंगे ऑप्टिक्स में। ठीक है, लेकिन अभी के लिए तुम जस्ट इस चीज़ को याद रख लो, ये ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस है, इट इज़ ड्यू टू डिफरेंस इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डिफरेंस इन वेलोसिटी ऑफ बोथ वेव। ठीक है, और ये हमारे पास पार्ट डिफरेंस है, इसको हम डेल्टा एक्स से लिख देते हैं। ये पार्ट डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा दोनों वेव में, दोनों वेव में पार्ट डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। पार्ट डिफरेंस क्रिएट होने की वजह से यहाँ पे दोनों वेव में एक फेज डिफरेंस होगा, दोनों वेव में एक फेज डिफरेंस होगा। और वो फेज डिफरेंस क्या होगा, फेज डिफरेंस को फाई से लिख दो या डेल्टा फाई से लिख दो, इस ये होगा 2 पाई बाय लैम्डा इंटू पार्ट डिफरेंस। बात समझ आई, ये फेज डिफरेंस होगा दोनों में। तो मतलब जब दोनों वेव है इस क्रिस्टल से बाहर निकलेगी पीछे की तरफ इस क्रिस्टल से बाहर निकलेगी, इस तरफ बाहर निकलेगी जब दोनों वेव, ठीक है, तो आपस में सुपर इम्पोज करेगी विद डिफरेंस ऑफ पाथ डिफरेंस, विद डिफरेंस ऑफ फेज डिफरेंस। ठीक है, जब दोनों वेव, देखो यार समझने की कोशिश करो यार, इस चीज़ को समझो, इस चीज़ को देखो, ये हमारे पास क्रिस्टल है, यहाँ से ये वेव ट्रैवल कर रही है और ये कंबाइन है, प्लेन पोलराइज लाइट है, इसके अंदर दो कंपोनेंट है, एक एक्स कंपोनेंट एक वाई कंपोनेंट। जब ये इस क्रिस्टल पे इंसिडेंट होगी तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेशन है, इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल प्लेन, एक पैरेलल टू द प्रिंसिपल प्लेन। अब जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट और पैरेलल कंपोनेंट है, दोनों की वेलोसिटी में यहाँ पे डिफरेंस होगा, क्योंकि ये डबली रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल है, ये कोई सिंपल क्रिस्टल नहीं है, सिंपल कोई ग्लास प्लेट नहीं है, ताकि वेलोसिटी सेम रहेगी। परपेंडिकुलर कंपोनेंट और पैरेलल कंपोनेंट की वेलोसिटी में यहाँ पे फ़र्क आएगा, क्योंकि ये डबली रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल है। ठीक है, तो जो लाइट ट्रैवल करेगी, एक ई वेव होगी यहाँ पे, एक ओ वेव होगी यहाँ पे, ओ वेव परपेंडिकुलर होगी, ई वेव पैरेलल होगी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट होंगे, ओ वेव एंड ई वेव, दोनों की वेलोसिटी अलग अलग होगी, थिकनेस तो सेम है, दोनों की वेलोसिटी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होगा, उस वजह से दोनों में एक पाथ डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। और पाथ डिफरेंस कितना है, ये वाला, उसकी वजह से एक फेज डिफरेंस होगा। जब दोनों वेव बाहर निकलेगी, अब उनका जो फॉर्मूला होगा, उनका जो फील्ड ऑफ वाइब्रेशन होगा,
साइन के जेड प्लस ओमेगा टी। यहाँ पे एक पार्ट डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, फेज डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, प्लस फाई ई नोट साइन थीटा साइन के जेड प्लस ओमेगा टी। ठीक है, ये एक फेज डिफरेंस क्रिएट हो गया। ये दोनों वेव होगी जब वो बाहर निकल गई क्रिस्टल से, ये इक्वेशन होगी। दिस इज द इक्वेशन ऑफ ईएम वेव। ठीक है, दोनों अलग अलग कंपोनेंट होंगे जब वो क्रिस्टल से बाहर निकल चुकी है। जब वो क्रिस्टल के अंदर एंटर कर रही है उस टाइम पे ये इक्वेशन होगी। दोनों में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं था। बात आ रही है समझ में? जब वो क्रिस्टल के अंदर एंटर कर रही थी उस पॉइंट पे दोनों में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं था, क्योंकि प्लेन पोलराइज लाइट थी, दोनों किसी कंपोनेंट में डिवाइडेड नहीं थी, दोनों में कोई फेज डिफरेंस नहीं था। जैसे ही वो इस क्रिस्टल से बाहर निकली दोनों के कंपोनेंट में फेज डिफरेंस आ गया, 5 फेज डिफरेंस आ गया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं यदि तुम चाहो तो। और जिसने लास्ट वीडियो नहीं देखी वो एक बार वो देख लेना। सुपरपोजिशन ऑफ ईएम वेव हमने डिस्कस किया था, दो वेव का जब सुपर इम्पोजिशन होता है विद फेज डिफरेंस। ये डेरिवेशन मैंने पहले भी करवाया हुआ है। जब हम डबल रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल की बात नहीं कर रहे थे, वो हम जनरल फेज डिस्कस कर रहे थे। जब दो ईएम वेव, अब ये दो ईएम वेव है, विथ फेज डिफरेंस ऑफ फाई का यहाँ पे फेज डिफरेंस है। और फाई क्या है हमारे पास 2 पाई बाय लैम्डा इंटू म्यू नॉट माइनस म्यू ई टी। दिस इज द फेज डिफरेंस। ठीक है, अब इन दोनों वेव का दोबारा सुपर इम्पोजिशन होगा जब वो दोनों उस क्रिस्टल से बाहर निकलेगी, दोनों दोबारा सुपर इम्पोज करेगी। अब जब सुपर इम्पोज करेगी, अब जब इनमें फेज डिफरेंस आ गया है तो सुपर इम्पोजिशन के अलग अलग केस हो सकते हैं। अब वो फेज डिफरेंस कितना है? क्या वो फेज डिफरेंस 0 का है? क्या वो फेज डिफरेंस पाई का है? क्या वो फेज डिफरेंस पाई बाय 2 का है? क्या वो फेज डिफरेंस 3 पाई बाय 2 का है? क्या वो फेज डिफरेंस 2 पाई का है? वो किस पे डिपेंड करेगा? वो डिपेंड करेगा थिकनेस पे। वो किस पे डिपेंड करेगा? इसकी थिकनेस। इसकी थिकनेस क्या है? आ गया ना यहाँ पे, देखो थिकनेस का रोल। ठीक है, उसकी थिकनेस क्या है? उसकी थिकनेस के हिसाब से फेज डिफरेंस डिसाइड होगा। ठीक है, और उसकी एक वेवलेंथ क्या है, स्टार्टिंग वेवलेंथ क्या है। ठीक है, मतलब थिकनेस और वेवलेंथ में एक यदि हम रिलेशन को फाइंड, एक रिलेशन है यहाँ पे, मतलब कह सकते हैं मेन रोल थिकनेस का ही है। ठीक है, मेन रोल यहाँ पे थिकनेस का है। थिकनेस डिसाइड करेगी कि जो आफ्टर सुपर इम्पोजिशन दोनों वेव है वो किस नेचर की होगी। क्या वो प्लेन पोलराइज ही रहेगी? क्या वो प्लेन पोलराइज रहेगी? क्या वो सर्कुलरली पोलराइज में कन्वर्ट हो जाएगी? क्या वो इलिप्टिकली पोलराइज लाइट में कन्वर्ट हो जाएगी? क्या कहानी होगी? वो सब चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब इन दोनों को अब वो कैसे डिस्कस करेंगे? इन दोनों को हमें सॉल्व करना पड़ेगा, इनको आपस में सुपर इम्पोज कराना पड़ेगा। जो फाइनल वेव होगी वो क्या होगी हमारे पास? ई एक्स प्लस ई वाई, इनका सुपर इम्पोजिशन होगा। ई वन साइन के जेड प्लस ओमेगा टी फाई प्लस फाई प्लस ई टू साइन के जेड प्लस ओमेगा टी। बात समझ आई? ठीक है, इनका सुपर इम्पोजिशन करवाएंगे। सुपर इम्पोजिशन करवा के हमारे पास एक फाइनल इक्वेशन निकलेगी। ठीक, वो फाइनल इक्वेशन हमने पहले भी निकाली हुई है, आई थिंक कौन सी वीडियो में, आई थिंक फोर्थ लेक्चर में तुम देख सकते हो। इन दोनों का आपस में सुपर इम्पोजिशन करवाया था हमने, और वहाँ पे हम जनरल केस डिस्कस कर रहे थे। यहाँ पे केस थोड़ा सा डिफरेंस है। मैथमेटिकल तुम्हें सेम लग रहा होगा, मैथमेटिकली देखो सेम चीज़ है, लेकिन यदि फिजिकली ऑब्जर्व करोगे तो तुम्हें पता लगेगा एक्चुअल में क्या डिफरेंस। देखो पोलराइजेशन, ये टॉपिक लगता है बहुत ईजी है, लेकिन अंदर की कहानी जब तुम जानने जाओगे तो बहुत ये मतलब ट्रिकी है, बहुत अच्छा टॉपिक है, समझने जाओगे। ठीक है, मैथमेटिकली तो एक इक्वेशन बन रही है, यहाँ भी वही बन रही है, वहाँ भी वही बन रही थी, लेकिन फिजिकली देयर इज डिफरेंस। ठीक है, फिजिकली यहाँ पे डिफरेंस है। तो वो इक्वेशन मैं डायरेक्ट लिखूंगा, यहाँ पे सोल्व नहीं करूँगा। फोर्थ लेक्चर में जाके तुम देख सकते हो। ठीक है, यदि तुम मेरे पोलराइजेशन फॉलो कर रहे हो, सिर्फ इस लेक्चर को मत फॉलो करो, स्टार्टिंग से पोलराइजेशन फॉलो करो हर एक टॉपिक को। पोलराइजेशन तुम्हें कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी भी बुक को फॉलो नहीं करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, स्टार्टिंग से लेके आखिरी तक नोट्स बनाओ, अच्छे से पढ़ो, इसको रिवाइज करो, और इसके क्वेश्चन अपने करेंगे लास्ट में। ठीक है, इस लेक्चर के बाद अपने इसके क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो इन दोनों का जब सुपर इम्पोजिशन होगा आपस में, थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ मैं कैसे करना है। ई एक्स को
E1 को EX के नीचे लेके आना है, साइन को साइन A प्लस बी वाला फॉर्मूला से ओपन करना है और साइन की वैल्यू यहाँ पुट करनी है इसमें, तो तुम्हारे पास एक फाइनल इक्वेशन निकल के आएगी। ये पहले किया है, मैं दोबारा नहीं कर रहा इस चीज़ को, ठीक है। फोर्थ वीडियो में, फोर्थ लेक्चर में तुम जाके, ठीक है। तो देखो जो तुम्हारे पास जो फाइनल रिजल्ट निकल के आएगा वही आएगा EX स्क्वायर बाई E1 स्क्वायर EY स्क्वायर बाई E2 स्क्वायर माइनस 2EX EY E1 E2 कोस फाई साइन स्क्वायर फाई। ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन आएगी। मतलब जो EM वेव बाहर निकलेगी उसकी ये ट्रेजेक्ट्री होगी, उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है आफ्टर सुपरपोजिशन, उसकी ये इक्वेशन होगी, ठीक है। मतलब इस इक्वेशन से ही हम डिसाइड करेंगे तो जो लाइट है बाहर निकलने के बाद वो कैसी लाइट है, प्लेन पोलराइज है, सर्कुलर पोलराइज है, इलिप्टिकली पोलराइज है, डिसाइड वो डिपेंड कर रहा है फाई पे। फाई क्या है, 2 पाई बाई लैम्डा म्यू नॉट माइनस म्यू ई इंटू टी, और ये बेसिकली टी पे डिपेंड कर रहा है। अब यदि हमारे पास फाई है, केस डिस्कस करते हैं, केस फर्स्ट डिस्कस करते हैं। यहाँ से तुम्हें क्लियर हो जाएगा हाफ वेव प्लेट क्या है, क्वार्टर वेव प्लेट क्या है, वो सब चीज़ें यहाँ से तुम्हें क्लियर हो जाएगी। केस फर्स्ट क्या, देखो केस फर्स्ट यदि फाई की वैल्यू हमारे पास 0 है, 2 पाई है, 4 पाई है, 6 पाई है या 2n पाई है, तो इस केस में साइन फाई की वैल्यू क्या होगी 0, कोस फाई की वैल्यू क्या होगी 1। तो हमारे पास देखो क्या होगा यहाँ पे EX स्क्वायर, इक्वेशन क्या बनेगी EX स्क्वायर बाई E1 स्क्वायर EY स्क्वायर बाई E2 स्क्वायर माइनस 2EX EY E1 E2 पता है ना क्या है, E1 E2 है, E1 है हमारे पास E नोट कोस थीटा, E2 है E नोट साइन थीटा, ठीक है, इक्वल टू 0। कोस फाई 1 है, साइन फाई 0 है, तो इसको हम ये लिख सकते हैं, EX बाई E1 माइनस EY बाई E2 होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इसको हम यहाँ से ये भी लिख सकते हैं EY इक्वल टू E2 बाई E1 EX, ये लिख सकते हैं हम। तो ये किसकी इक्वेशन है, एक लाइन की इक्वेशन है, y इक्वल टू mx, लाइन की इक्वेशन है। तो यदि हम XY प्लेन यहाँ पे ड्रॉ करें तो जो लाइन, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इसी डायरेक्शन में ऑसिलेट करेगा, ठीक है। जब वो क्रिस्टल में एंटर कर रहा था तो वो एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा था। जब वो एंटर कर रहा था क्रिस्टल के अंदर, यहाँ पे देखो तुम, जब वो एंटर कर रहा था क्रिस्टल के अंदर तो वो एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा था। जब वो बाहर निकलेगा तो वो क्या एंगल बनाएगा वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये इसकी स्लोप है, इस स्लोप से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। स्लोप क्या है, स्लोप है हमारे पास E2 बाई E1, और E2 और E1 की वैल्यू हमें पता है, E2 है E नोट साइन थीटा और E1 है E नोट कोस थीटा। और स्लोप को हम कैसे लिखते हैं, स्लोप को हम 10 से लिखते हैं, और इस एंगल को हम मान लेते हैं डेल्टा, इस एंगल को हम डेल्टा कंसीडर कर लेते हैं। ये है एंगल जब बाहर निकल गई है लाइट, ठीक है, समझ रहे हो इस चीज़ को तुम। ये जो एंगल है वो है जब लाइट बाहर निकल चुकी है। जब लाइट बाहर निकल चुकी है तो 10 डेल्टा, स्लोप को हम 10 से लिखते हैं ना, 10 डेल्टा इक्वल टू ई नोट से ई नोट कैंसिल कर दो 10 थीटा, मतलब थीटा और डेल्टा सेम होंगे। मतलब जब लाइट बाहर निकलेगी तो स्टिल वो लाइट है वो प्लेन पोलराइज लाइट होगी, ठीक है, और उसका जो एक्स एक्सिस से जो वाइब्रेशन का जो एंगल है वो सेम होगा, डेल्टा इक्वल टू थीटा, ठीक है। मतलब लाइट में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है, लाइट वैसे की वैसे ही बाहर निकल जाएगी। कब, जब फाई की वैल्यू ये है 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, ठीक है, और फाई की वैल्यू ये है, इसका मतलब फाई की वैल्यू है 2n पाई, फाई की वैल्यू 2n पाई। तो इस केस में हमारी जो थिकनेस होगी वो क्या होगी, थिकनेस, फेज डिफरेंस हमारे पास 2n पाई, और इसको हम लिख सकते हैं 2 पाई बाई लैम्डा इंटू म्यू नॉट माइनस म्यू ई इंटू टी। तो इस केस में थिकनेस क्या है, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल कर दिया, टी आ जाएगा हमारे पास n लैम्डा बाई म्यू नॉट माइनस म्यू ई, और n की वैल्यू यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। ये जब ये थिकनेस है तो लाइट में कोई भी चेंज नहीं होगा। जब थिकनेस ये है हमारे पास, मतलब लैम्डा बाई म्यू नॉट माइनस म्यू ई, 2 लैम्डा बाई म्यू नॉट माइनस म्यू ई,
3 लैम्डा बाय म्यू नॉट माइनस म्यू ई, 4 लैम्डा बाय म्यू नॉट माइनस म्यू ई। जब ये थिकनेस है तो लाइट में कोई चेंज नहीं होगा, वो प्लेन पोलराइज ही रहेगी और उसका जो एंगल है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एंगल एक्स एक्सिस से जो एंगल है वो भी सेम रहेगा। ठीक है, बात आई समझ में? तो ये हमारा फर्स्ट केस है। अब हम डिस्कस करते हैं सेकंड केस। केस सेकंड देखो केस सेकंड में हम क्या करें, केस सेकंड में फेज डिफरेंस को हम ले लेते हैं पाई, 3 पाई, 5 पाई या 2n-1 पाई, और n की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4, n की वैल्यू है 1 2 3 4। ठीक है, ये n की वैल्यू 1 रखोगे तो पाई आएगा, 2 रखोगे तो 3 पाई आएगा, 3 रखोगे तो 3 पाई आएगा। इस केस में कोस फाई की वैल्यू -1 होगी, साइन फाई की वैल्यू 0 होगी। तो हमारे पास जो फाइनल जो इक्वेशन थी वो क्या बनेगी, यहाँ पे कोस फाई की वैल्यू -1 पुट करो तो ये +1 हो जाएगा और ये 0 आ जाएगा टर्म। ठीक है, तो देखो क्या आएगी हमारे पास फाइनल इक्वेशन, ये आएगी हमारे पास फाइनल इक्वेशन EX² E1² EY² E2² प्लस हो जाएगा ये E1 E2 = 0। इसको हम क्या ये लिख सकते हैं EX बाय E1 EY बाय E2 होल स्क्वायर = 0। जब इसको सॉल्व करेंगे क्या ये इक्वेशन ये लिख सकते हैं हम EX, तो इसकी स्लोप क्या है, नेगेटिव स्लोप है। इसकी जो स्लोप है, स्लोप को m से लिख देते हैं या tan डेल्टा से लिख देते हैं, वो है -E2/E1, नेगेटिव स्लोप है। जब इसको हम ड्रॉ करेंगे XY प्लेन में, ये लाइट जब बाहर निकल रही है, अब इसको कैसे ड्रॉ करेंगे, x एक्सिस को यदि हम नेगेटिव लें तो y एक्सिस पॉजिटिव होगी। ठीक है, तो इसको हम ऐसे ड्रॉ करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है वो ये होगा। अब देखो इनिशियल स्टेज में जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर था वो कैसा था, जब लाइट एंटर कर रही थी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इस डायरेक्शन में था। जब क्रिस्टल के अंदर लाइट एंटर कर रही थी और ये थीटा एंगल था, जब क्रिस्टल के अंदर लाइट एंटर कर रही थी तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ये था। अब जब लाइट एंटर कर चुकी है और बाहर निकलेगी विद द फेज डिफरेंस ऑफ पाई, 3 पाई, 5 पाई, तो हमारे पास एंगल ये होगा, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का रोटेशन हो चुका है और ये जो एंगल होगा हमारा ये कंप्लीट डेल्टा होगा, ये कंप्लीट डेल्टा होगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं डेल्टा क्या होगा, tan डेल्टा = -E0 साइन थीटा E0 कोस थीटा, तो ये आएगा -tan थीटा। तो tan डेल्टा क्या होगा, -tan थीटा। इसका मतलब है डेल्टा क्या होगा हमारे पास, पाई माइनस थीटा। इसको हम ये लिख सकते हैं tan पाई माइनस थीटा। tan पाई माइनस थीटा करोगे तो -tan थीटा आएगा, क्योंकि tan की वैल्यू सेकंड कोऑर्डिनेट में नेगेटिव होगी। ठीक है, tan डेल्टा आएगा हमारे पास tan थीटा आएगा, tan पाई माइनस थीटा, ये लिख सकते हैं इसको हम मैथमेटिकली। तो डेल्टा होगा हमारे पास पाई माइनस थीटा, तो ये होगा हमारे पास डेल्टा पाई माइनस थीटा। तो मतलब अब वो एक्स एक्सिस से पाई माइनस थीटा का एंगल बनाएगा। ठीक, अब वो एक्स एक्सिस से पाई माइनस थीटा का एंगल बनाएगा। पहले वो थीटा का बना रहा था, देखो पहले वो थीटा का एंगल बना रहा था, अब वो एक्स एक्सिस से पाई माइनस थीटा का एंगल बनाएगा। तो एक्चुअल में उसने रोटेशन कितने का लिया, पाई -2 थीटा का। एक्चुअल में ये एंगल सेम होगा थीटा, ये एंगल सेम थीटा होगा। एक्चुअल में उसने रोटेशन कितना लिया, पाई -2 थीटा का। एक्चुअल जो रोटेशन है उसका वो है पाई -2 थीटा का। ठीक, और ये कब है, जब फेज डिफरेंस ये है। अब फेज डिफरेंस ये है तो पार्ट डिफरेंस और थिकनेस कितनी होगी, 2n-1 पाई = 2 पाई बाई लैम्डा μ0 माइनस μe t। थिकनेस कितनी होगी, पाई से पाई कैंसिल कर दो, t होगा हमारे पास 2n-1 लैम्डा बाई 2 μ0 माइनस μe
2 को अंदर ले जाओ, n माइनस हाफ लैम्डा बाय म्यू नॉट माइनस म्यू। n की वैल्यू 1 2 3 है, ठीक है, n की वैल्यू है 1 2 3। n की वैल्यू जब 1 रखेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, लैम्डा बाय 2 म्यू नॉट माइनस म्यू ई, ये थिकनेस आएगी। और n की वैल्यू जब 2 रखेंगे तो 3 लैम्डा बाय 2 म्यू नॉट माइनस म्यू ई। जब थिकनेस ये होगी, जब थिकनेस नीचे लिख देता हूँ इसको मैं, 5 लैम्डा बाय 2 म्यू नॉट माइनस म्यू। समझ आ रहा है? जब थिकनेस ये है, इनमें से है थिकनेस, ये थिकनेस है, ये थिकनेस है, ये थिकनेस है, उस केस में जो लाइट है, प्लेन पोलराइज लाइट जो हमने इंसिडेंट करवाई थी, उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है वो रोटेट कर चुका है। और कितना रोटेट कर चुका है, पाई माइनस 2 थीटा से, पाई माइनस 2 थीटा से रोटेट कर चुका है। अब मान लो इनिशियल एंगल थीटा इज इक्वल टू 0 होता है, मान लो जब उसको हम इंसिडेंट करवा रहे थे, तो ये इसे हम कहेंगे हाफ वेव प्लेट। हाफ वेव प्लेट पार्ट डिफरेंस कितना था, पार्ट डिफरेंस देखो, फेज डिफरेंस कितना था, फेज डिफरेंस था पाई का, 3 पाई का, 5 पाई का। जब ऐसा फेज डिफरेंस हो दोनों, ऐसा क्रिस्टल जिसकी थिकनेस कुछ इस टाइप की हो कि वो कितना फेज डिफरेंस क्रिएट कर रही है, पाई का, 3 पाई का, 5 पाई का, तो उस केस में जो उस केस में जो लाइट है उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है वो रोटेट कर जाएगा पाई माइनस 2 थीटा से। यदि थीटा इनिशियल 0 है तो वो कितना रोटेट कर जाएगा, पाई से रोटेट कर जाएगा। यदि थीटा इनिशियल 0 है, कितने से रोटेट कर जाएगा, पाई से रोटेट कर जाएगा, ठीक है। तो इसे हम कहेंगे हाफ वेव प्लेट। हाफ वेव प्लेट ये क्या करेगी, ये रोटेट कर देगी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को, कितने से, पाई माइनस 2 थीटा से। और थीटा क्या है, इनिशियल एंगल। थीटा क्या है हमारे पास, इनिशियल एंगल। यदि इनिशियल एंगल 0 है, यदि इनिशियल एंगल 0 है तो कितने से रोटेट कर देगी, पाई से, ठीक है। यदि थीटा 0 है, थीटा 0 है तो कितने से रोटेट कर देगी, पाई से रोटेट कर देगी। समझ आ रही है बात? यदि थीटा 45 है तो ये कितने से रोटेट कर देगी, थीटा 45 है, मान लो इनिशियल एंगल 45 है तो ये कितने से रोटेट कर देगी, पाई माइनस 2 इंटू 45, 180 माइनस 90, 90 डिग्री से ही रोटेट कर देगी इलेक्ट्रिक फील्ड को, ये 90 डिग्री से रोटेट कर देगी। यदि थीटा की वैल्यू हमारे पास 90 है तो कोई मतलब यदि जो ईएम वेव है वो, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर वो सिर्फ प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इंसिडेंट हो रहा है, तो ये कोई इसमें रोटेशन नहीं होगा, कोई भी रोटेशन नहीं होगा इसके अंदर, तो इसे हम कहेंगे हाफ वेव प्लेट, ठीक है। तो ऐसा क्रिस्टल जो किसी जो प्लेन पोलराइज लाइट के इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को पाई माइनस 2 थीटा से रोटेट कर दे, या एक्स एक्सिस से पाई माइनस थीटा एंगल बनाए, ठीक है, तो उसे हम कहेंगे हाफ वेव प्लेट। सिर्फ रोटेशन कर रहा है वो, ठीक है। तो बात आई समझ में, इसको अच्छे से नोट कर लेना। ये पीडीएफ मैं टेलीग्राम ग्रुप पे सेंड कर दूंगा, ठीक है। यदि तुम नोट नहीं कर पा रहे हो तो ये पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में मैं सेंड कर दूंगा, ठीक है। ठीक है, इसमें जो बाकी है क्वार्टर वेव प्लेट, ये सब चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। क्वार्टर वेव प्लेट के बाद में लाइट का हम डिटेक्शन कैसे करें कि वो प्लेन पोलराइज है, सर्कुलर पोलराइज है, ये 2 टॉपिक रहेंगे तुम्हारे इसमें। एक तो क्वार्टर वेव प्लेट क्या होगी, कैसे लाइट का प्रोड्यूस करती है, वो डिस्कस करेंगे। इसका जो केस है नेक्स्ट केस है, और हम डिस्कस करेंगे कि क्वार्टर लाइट को हम डिटेक्ट कैसे करें। वो क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, लाइट को डिटेक्ट कैसे करें, वेदर इट इज सर्कुलर पोलराइज, इलिप्टिकल पोलराइज और प्लेन पोलराइज लाइट, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है।